बेंगलोर की धूल भरी सड़कों और गगनचुंबी इमारतों के बीच द स्काईलाइन हाइट्स किसी पुराने मकबरे की तरह खड़ी थी। सूरज ढल रहा था और आसमान का रंग खून की तरह लाल हो गया था। आर्यन और समीक्षा अपनी नई एसयूवी से उतरे। आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी जीत की खुशी थी, पर समीक्षा के मन में एक अनजाना डर, जो शायद इस इमारत की ठंडी छाया ने उसके अंदर डाल दिया था। आर्यन, तुम यकीन से कह रहे हो कि यही वो फ्लैट है? इसकी खिड़कियों को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर से हमें घूर रहा है। अरे यार, तुम भी ना, इतनी पॉश सोसाइटी में कोई तुम्हें क्यों घूरेगा? थोड़ा रिलैक्स करो। 13 भी हमारा अपना आशियाना है, कोई डरावनी फिल्म का सेट नहीं। जैसे ही आर्यन ने चाबी घुमाई और दरवाजा खोला, घर के भीतर से एक ऐसी महक आई जो पुरानी लकड़ी और धूल के मिलने से नहीं, बल्कि किसी चीज के सड़ने से पैदा होती है। अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके कदमों की आवाज भी गूंज रही थी। रात का अंधेरा गहरा चुका था। आर्यन को अचानक एक ईमेल मिला जिसने उनकी पहली रात के सुकून को छीन लिया। उसे उसी वक्त हैदराबाद निकलना था। घर के बीचों बीच लगा वो विशालकाय आईना जो कमरे की रोशनी को सोख रहा था, समीक्षा को डरा रहा था। आई एम सॉरी समीक्षा, बॉस का सख्त ऑर्डर है, मुझे इस वक्त निकलना होगा। तुम बहादुर हो, क्या तुम कुछ घंटे अकेले संभाल लोगी? आर्यन, प्लीज मत जाओ। जब से हम यहाँ आए हैं मुझे महसूस हो रहा है कि हम अकेले नहीं हैं। उस आईने में मुझे अपनी परछाई के साथ कुछ और भी दिखा। ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है। कल सुबह पेंटर्स आएंगे, चहल पहल होगी तो सब ठीक लगेगा। मैं बस 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। आर्यन के जाते ही सन्नाटा और भी हिंसक हो गया। अगली सुबह समीक्षा की नींद किसी के चिल्लाने से नहीं, बल्कि दरवाजे पर लगातार हो रही खटखटाहट से खुली। बाहर मिसेस डिसूजा खड़ी थीं, जिनके चेहरे पर खौफ की लकीरें साफ थीं। बेटा, अपनी जान प्यारी है तो अभी यहाँ से भाग जाओ। ये फ्लैट नंबर 13 भी नहीं है, ये 13वां दरवाजा है। जो यहाँ आता है वो इस घर की दीवारों का हिस्सा बन जाता है। मिसेस डिसूजा, आप क्या कह रही हैं? हमने ये घर खरीदा है, हम इसे फोड़कर कहाँ जाएंगे? मरे हुए लोग जगह नहीं छोड़ते बेटी, वो बस नए शरीरों का इंतजार करते हैं। तुम्हारी मौत की घड़ी शुरू हो चुकी है। दोपहर होते होते पेंटर्स भी काम अधूरा छोड़कर भाग गए। समीक्षा अकेली रह गई। उसने घबराकर आर्यन को फोन लगाया और उसे घर की तस्वीरें भेजी। वो साबित करना चाहती थी कि दीवारें सामान्य नहीं हैं। समीक्षा, ये घड़ी कहाँ से आई? तुमने तो कहा था कि फ्लैट खाली है, पर फोटो में तो दीवार पर एक विशाल पेंडुलम वाली घड़ी दिख रही है। कौन सी घड़ी आर्यन? यहाँ कोई घड़ी नहीं है। फोटो में देखो, वो पेंडुलम हिल रहा है, लेकिन मेरे सामने दीवार बिल्कुल कोरी है। आर्यन, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी समीक्षा के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। एक अनजान नंबर से फोटो आई थी। फोटो में समीक्षा खुद फोन पर बात कर रही थी और उसके ठीक पीछे एक औरत हवा में लटकी हुई थी, जिसका चेहरा मांस के लोथड़ों से ढका था। समीक्षा ने भागकर मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो पत्थर की तरह जाम हो चुका था। खिड़कियों के शीशे अपने आप चटकने लगे। तभी एक आखिरी फोटो आई जिसमें समीक्षा बालकनी के नीचे खून में लथपथ पड़ी थी। तुमने मेरा आशियाना गंदा किया, अब तुम मेरा बच्चा बनोगी। इस घड़ी की अगली टिक टिक तुम्हारी आखिरी सांस होगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाना है। आर्यन, बचा लो मुझे। अचानक वो अदृश्य शक्ति समीक्षा को घसीटते हुए बालकनी की ओर ले गई। पेंडुलम की आवाज अब समीक्षा के कानों के पास गूंज रही थी। टिक टिक टिक। घड़ी की सुइयां 12:45 पर मिलते ही एक भयानक चीख बेंगलोर की उस शांत रात को चीर गई। आर्यन जब पहुंचा तो सब खत्म हो चुका था। समीक्षा की लाश नीचे जमीन पर थी, ठीक वैसी ही जैसा उस फोटो में दिखाया गया था।
आर्यन कांपते हुए ऊपर अपने फ्लैट की ओर देखने लगा। समीक्षा, ये कैसे हो गया? तभी उसके फोन पर एक नया व्हाट्सएप मैसेज आया। उसने कांपते हाथों से फोन खोला। उसमें एक फोटो थी, आर्यन की पीठ की। फोटो में उसके पीछे समीक्षा खड़ी थी, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, और वो आर्यन की गर्दन की ओर अपने नाखून बढ़ा रही थी। ऊपर बालकनी से समीक्षा की डरावनी हंसी गूंजने लगी।